शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ दिन ब्रेक लिया गया है मेरे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, तो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। अभी फिलहाल हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट्स पढ़ा है अभी तक, और सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक रह गया है, तो वो अभी के लिए मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग थर्ड यूनिट, यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 ईसीएम का टॉपिक है थ्री फेज सिस्टम्स। ओके, सो थ्री फेज सिस्टम्स या थ्री फेज सर्किट्स, एक तरह से एक्चुअली इसको हम सर्किट्स भी बोल सकते हैं, थ्री फेज सर्किट्स। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम या थ्री फेज सर्किट। अभी तक हम लोगों ने सिंगल फेज सिस्टम या सिंगल फेज सर्किट्स पढ़ा है, जिसमें हमने एक फेज का एक सोर्स लिया है और उसके साथ हमने एक लोड लिया है। ये लोड है और ये सप्लाई एनर्जी करता है, और ये लोड एनर्जी को कंज्यूम करता है, और इस तरह हमने सर्किट्स हमने पढ़ा है बहुत सारे। और उसमें आपका ये जो सोर्स है, सोर्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऊपर एक टर्मिनल फेज के नाम से, एक टर्मिनल न्यूट्रल के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये एसी है तो फेज और न्यूट्रल कहलाता है, अगर ये डीसी होता तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कहलाता है। बट अभी फिलहाल क्योंकि हम एसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं, एसी में ही फेज और न्यूट्रल की बात आती है, डीसी में फेज न्यूट्रल की बात नहीं आती, पॉजिटिव नेगेटिव आती है। एंड वी आर कंसर्न विद एसी सर्किट्स ओनली, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा है। अब सिंगल फेज सर्किट्स में सिंगल फेज सोर्स लेकर आपने काम किया, आपने सप्लाई लिया, फिर उसको लोड्स, अलग अलग लोड्स में सप्लाई दिया, फिर आपने पैरामीटर्स फाइंड किए, वोल्टेजेस, करंट्स, रेजिस्टेंस, इंपेडेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब, इन सब के कैलकुलेशन वगैरह आपने किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगला टॉपिक में हम थ्री फेज सिस्टम या थ्री फेज सर्किट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें एक फेज के बदले में थ्री फेजेस लेंगे। जैसे एक फेज में फेज और न्यूट्रल था, अब हमारे पास ऐसे तीन फेज लेकर हम काम करेंगे। ठीक है, तीन फेज लेकर हम सर्किट्स बनाएंगे। तो तीन फेजेस का मतलब है कि एक फेज न्यूट्रल, एक फेज न्यूट्रल, एक फेज न्यूट्रल के तीन आर्म्स, आर्म्स मतलब एक ये वाले आर्म्स जो तीन लेकर, तीन लेग्स लेकर हम इन तीनों को जोड़कर एक थ्री फेज सिस्टम बनाएंगे। लेकिन इन तीनों को जोड़ने में फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, तीनों तो सेम है, तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट देम। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको नाम देंगे, एक आर, आर फेज, एक वाई, ये वाई फेज, एक बी, इसको हम बी फेज, ऐसे तीनों के तीन फेज के नाम दिए गए, आर वाई बी फेजेस हैं। और ये नॉर्मली कलर कोडिंग के हिसाब से होता है, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, रेड, येलो और ब्लू। तो रेड वाला आर फेज कहलाता है, वाई वाला येलो फेज, और बी वाला आई मीन ब्लू फेज। ठीक है, बी फेज आई मीन। और इन तीनों को आप दो कॉन्फ़िगरेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं, दो कॉन्फ़िगरेशंस में। वो कैसे, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, थ्री फेज सिस्टम्स के कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस मतलब कितने तरीके में आप कनेक्ट कर सकते हो। एक कहलाता है स्टार, स्टार कनेक्शन मतलब थ्री फेज में आप एक स्टार कनेक्शन बना सकते हो और डेल्टा कनेक्शन बना सकते हो। ठीक है, और एक मिनट, इसको स्टार कनेक्शन को आप वाई कनेक्शन भी बोलते हैं, ये सिंबल है इसका। ठीक है, स्टार मतलब इस तरह से वाई के शेप में आप दिखाते हो। और दूसरा जो है डेल्टा, डेल्टा कनेक्शन, इसको आप ऐसे, जो ट्रायंगल वाला होता है ना, इस शेप में दिखाते हैं। तो ये सिंबल है स्टार कनेक्शन का, ये सिंबल है डेल्टा कनेक्शन का।
अच्छा, ये सिंबल भी क्यों आया है, इसका भी एक रीजन है। ऐसे सिंबल में आपने क्यों रिप्रेजेंट किया स्टार और डेल्टा को, इसका भी एक रीजन है। मैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ कि आप कैसे कॉन्फ़िगरेशंस क्या कहते हैं कनेक्ट करेंगे, मतलब बनाएंगे कैसे। बहुत सिंपल है, आप आसान से याद भी रख सकते हो। देखो है ही दो कॉन्फ़िगरेशन, तो एक बार अगर आपको स्टार कनेक्शन सब में देखिए, एक फेज टर्मिनल, एक न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल टर्मिनल्स हैं। तो अगर आपको स्टार में कनेक्ट करना है तो तीनों के न्यूट्रल जोड़ दो सिंपली, ये स्टार कनेक्शन हो गया। ठीक है, so what do, you simply connect all neutrals with each other and that's a star connection. ठीक है, this is a simple logic you have to remember. उसके बाद और थोड़ा सा इसको मैं डिटेली अभी बताऊंगा और आगे इसको कैसे करते हैं, बट मिनिमम आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार कनेक्शन के लिए तीनों फेजेस के न्यूट्रल्स को जोड़ देंगे तो स्टार कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर यही आप डेल्टा कनेक्शन करना चाहते हो, आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज, ठीक है, तीनों के न्यूट्रल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये डेल्टा के लिए मैं बता रहा हूं। सो ये आपका स्टार कनेक्शन है, मैंने क्या किया, तीनों न्यूट्रल को एक साथ जोड़ दिया, दैट गिव्स मी अ स्टार कनेक्शन, थ्री फेज स्टार कनेक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे ही तीन फेजेस अलग अलग लूंगा। अब जैसे मैंने ये किया ना, वैसे अब देखिए मैं क्या करूंगा, आर का न्यूट्रल जो है उसको मैं वाई के से जोड़ूंगा, फिर वाई का जो न्यूट्रल जो है बी से जोड़ूंगा, बी का जो न्यूट्रल जो है वो आर से जोड़ूंगा। देखिए इसका मतलब क्या है, हेड टेल, हेड टेल, ये हेड है, ये टेल है, इस टेल को अगले हेड से जोड़ो, फिर इसका टेल अगले हेड से जोड़ो, फिर इसका टेल अगले हेड से जोड़ो, वही साइकिल, वही साइकिल। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया। सो दिस इज द वे टू कनेक्ट एनी थ्री फेज sources or three phases into one delta connection. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस टू आर मतलब बेसिक कनेक्शन है ये, तो ये अगर याद होगा तो आगे आप आगे के पढ़ाई मतलब आगे का जो भी समझना है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार और डेल्टा हो गया, ये वाला आपका डेल्टा हो गया। ठीक है, देन अब इसी स्टार को मैं थोड़ा सा, आप देखिए आर को वैसे ही रखिए, वाई को नीचे ले आइए, बी को भी नीचे ले आएंगे, तो आपका एक तरह से वाई या उल्टा वाई, देखिए वाई कनेक्शन, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी स्टार ही है। नॉर्मली तो वाई कनेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये भी स्टार है, ऐसे भी स्टार है, इसमें और इसमें वैसे कोई अंतर नहीं है। आप बोल सकते हो कि सर ये तो उल्टा हो गया, लेकिन कनेक्शन में, वर्किंग में, इसमें और इसमें अंतर नहीं है। लेकिन जस्ट नॉट टू कंफ्यूज यू, मैंने वाई कनेक्शन वाई के शेप में आपको दे दिया है कि स्टार इस शेप में आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा करके, हर बुक में भी वाई स्टार मतलब वाई शेप का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। आप चाहे जब कनेक्ट करोगे तो वाई में कनेक्ट करो या उल्टा भी कनेक्ट करो। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रब करके स्टार के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे दूंगा। देखो स्टार मैं क्या कर सकता हूँ, आर को ऐसे ही रखो, अच्छा इसको थोड़ा सा और बेटर दिखा दूंगा। देखिए अगर ये आर फेज है और इसका न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल, ये वाई फेज है। देखिए आप पूछ सकते हो कि आपने ऐसे क्यों दिखाया सर इस तरह से, आर वाई पी। देखिए अब मैं अगर इन तीनों को जोड़ दूंगा एक पॉइंट पे,
तीनों न्यूट्रल्स को जोड़ना ही तो स्टार कनेक्शन हुआ है ना। तो आई हैव कनेक्टेड ऑल दी थ्री एट वन पॉइंट एंड आई मेड अ स्टार कनेक्शन। तो आर वाई बी। अब सीक्वेंशियली देखिए, आर वाई, उसके बाद बी, फिर उसके बाद आर। तो ये क्लॉकवाइज ही हम लेंगे अभी फिलहाल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेकर हम चलेंगे और एक सीक्वेंस आर वाई बी, आर वाई बी, आर वाई बी। ठीक है, ओके, आर वाई बी। और ये आपका एक स्टार कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पर आप सोर्स दिखा दो, लोड दिखा दो, आप अगर थ्री फेज सोर्स स्टार कनेक्टेड की बात अगर करते हैं तो ये आपका थ्री फेज सोर्स हो गया, जिसमें मैं इसको रब करके, जिसमें ऐसे देखिए आर वाई और बी, ये देखिए आर है ये वाई है और ये बी है टर्मिनल। तो ये आपका थ्री फेज सोर्स हो गया। और एन, इसको डॉटेड लाइन की तरह मैं दिखाता हूँ डिफरेंस कि भाई ये फेज नहीं है, ये न्यूट्रल का टर्मिनल है। तीनों फेजेस आपने वैसे ही जोड़ के रख दिया, तो ये तीसरा फेज मतलब सॉरी न्यूट्रल टर्मिनल हो गया, जिसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। तो ये, इसको हम एक थ्री फेज फोर वायर सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। क्यों फोर वायर है? एक, दो, तीन फेजेस हो गए। और अगर वायर्स देखें, वन टू थ्री फोर, फोर वायर्स हो गए। ठीक है, न्यूट्रल को भी, न्यूट्रल फेज तो नहीं है ना इसलिए थ्री फेज, लेकिन वायर्स चार हो गए। थ्री फेज फोर वायर सिस्टम कहलाता है। अब ये एक थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सोर्स हो गया। क्यों सोर्स है? क्योंकि तीनों फेजेस में मैंने सोर्स लगाया। अब मैं इसको थ्री फेज लोड भी बना सकता हूं। यहां पर अगर मैं एक लोड ड्रॉ कर दूं बाई जेड, जेड आर, मतलब आर फेज का एक इंपिडेंस, इसमें रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, कुछ भी हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर एक, सॉरी सत्य नहीं है, लोड है, अगर मैंने जेड वाई लिया और यहाँ पर मैंने एक जेड बी लिया, तो देखिए अब ये थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब तीनों फेजेस में लोड कनेक्टेड है। इससे पहले क्या था? सोर्स था, तो वो थ्री फेज सोर्स था। अब ये थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड हो गया। तो आप सोर्स थ्री फेज सिस्टम का बनाएंगे तो लोड भी थ्री फेज सिस्टम बन जाएगा ऑब्वियसली। जिस जो लोड उस थ्री फेज सिस्टम में कनेक्टेड होगा वो भी थ्री फेज लोड ही बनेगा। ठीक है, अब मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें समझाना चाहता हूं कि आपके घर के पास जो लाइन ऊपर से आप मतलब कनेक्ट करके आता है, वो तो आपके घर तक जो पहुंचता है वो सिंगल फेज है। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, आपके घर के ऊपर ट्रांसफार्मर के पास या जो जो लाइन आपके घर के पास से गुजरता है ऊपर से, वो एक थ्री फेज लाइन है। स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा कनेक्टेड हो, कुछ भी हो, लेकिन एक थ्री फेज लाइन है। तो आप क्या करते हो, उसमें से आपके घर तक एक फेज और एक न्यूट्रल, इन दोनों के बीच से आप सप्लाई लेते हो। मतलब आपका घर एक तरह से इन दोनों के बीच में जुड़ा है, या तो आर और न्यूट्रल या वाई और न्यूट्रल, आप जो समझे वो, लेकिन एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में आपका घर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि अब आप ही बताइए, आपके घर में नॉर्मली सिंगल फेज सप्लाई होता है ना, सब लोग जानते ही हैं। बहुत रेयरली किसी के घर थ्री फेज होगा जिसके पास दो तीन मंजिल का बिल्डिंग है और ज्यादा लोड है, घर में संप है और भी कोई चीज चल रही हो, कोई मतलब कोई मोटर वोटर और बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है, तो थ्री फेज सप्लाई लेता है कोई। अदरवाइज सबके पास सिंगल फेज, एक नॉर्मल घर में सिंगल फेज सप्लाई होता है। तो वो सिंगल फेज सप्लाई आप एक थ्री फेज लाइन जो घर के ऊपर से जा रहा है
उसमें से एक फेज से आप लेके अपना सप्लाई ले रहे हो। ये प्रैक्टिकली होता है, ठीक है। और ऐसे ही अब थ्री फेज लाइन जा रहा है तो आप एक फेज से जुड़े हो, आपके बगल वाला घर दूसरे फेज से जुड़ सकता है, उसके बगल वाला घर तीसरे फेज से जुड़ सकता है। तो व्हाट इट मीन्स इज, आपके लोकेलिटी में ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो आपके लोकेलिटी में 10 घर है, तो 4 घर एक फेज, 4 घर एक फेज, 4 घर एक, मतलब 2 घर एक फेज, इस तरह से जुड़े होंगे। ये पॉसिबिलिटी है, मैं कह रहा हूँ, दिस इज वन एजम्पशन वी कैन हैव। तो इट डजंट मीन दैट एवरी, हर लोकेशन में हर घर जो है एक ही फेज से जुड़ा है, नहीं। वो डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैंने कहा आपका घर अगर एक फेज से जुड़ा है, तो इसका मतलब आप सिर्फ एक फेज का ही सप्लाई ले रहे हो। इसका क्या मतलब है, इसको हम कहते हैं आर और न्यूट्रल के बीच में वी फेज, ठीक है। वी फेज मतलब, वी फेज इज द वोल्टेज बिटवीन एनी फेज एंड इट्स न्यूट्रल। एनी फेज एंड इट्स न्यूट्रल मतलब, आप ये पूछ सकते हो कि वी फेज क्या क्या है। वी आर एन, वी आर एन क्या है, इट इज द वोल्टेज बिटवीन आर एंड न्यूट्रल। ये पूरा वी फेज है, फेज वोल्टेज हो गया। ये फेज वोल्टेजेस हो गए। देखिए वी आर एन, वी आर एन इज वन फेज वोल्टेज। सिमिलरली वी वाई एन, वाई और एन के बीच में भी एक फेज वोल्टेज होगा, ठीक है। और वी बी एन, वी बी एन भी एक फेज वोल्टेज होगा। ये तीनों तीन फेज वोल्टेजेस है, ठीक है। ये तीनों तीन फेज वोल्टेजेस है। और सिमिलरली हमारे पास इसके अलावा एक लाइन वोल्टेजेस भी मिलेंगे आपको। लाइन वोल्टेजेस क्या है, लाइन वोल्टेजेस क्या है, वो है वी आर वाई। ऑर्डर में देखिए आर और वाई। अब देखिए वी, आपके पास कितने वायर्स हैं, 4 वायर है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, 4 वायरों में फर्स्ट वायर न्यूट्रल के बीच में फेज वोल्टेज, सेकेंड वायर न्यूट्रल के बीच में फेज वोल्टेज, थर्ड वायर न्यूट्रल के बीच में फेज वोल्टेज। तो न्यूट्रल के साथ आप किसी भी वायर का वोल्टेज पोटेंशियल नापेंगे तो उसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं। तो फेज वोल्टेज में हमेशा एक न्यूट्रल का टर्म होता है, देखिए चाहिए, ठीक है। लेकिन लाइन वोल्टेज मतलब लाइंस के बीच में, मतलब आर और वाई, वाई और बी और आर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आर और वाई, तो वी आर वाई, देन वी वाई बी, ऑर्डर में आर वाई, वाई बी, बी आर, तो वी बी आर भी एक नेक्स्ट ऑर्डर में। तो ये तीनों आपके लाइन वोल्टेजेस हो गए। आर यू फॉलोइंग? तो ये तीनों आपके लाइन वोल्टेजेस हैं। सिमिलरली फेज करंट्स होंगे। ये डिफरेंस समझ में आ गया ना, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेजेस का। फेज वोल्टेजेस आर बिटवीन एनी फेज एंड इट्स न्यूट्रल। एनी फेज एंड इट्स न्यूट्रल। आप बोल सकते हो सर सबका न्यूट्रल तो सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, क्योंकि आपने जोड़ दिया। तो इट्स न्यूट्रल का मतलब कुछ नहीं है, फेज और न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, ठीक है। बट दो फेज के बीच में या दो लाइंस के बीच में होगा तो उसको लाइन वोल्टेज कहते हैं, जिसमें न्यूट्रल का कोई वो रोल नहीं है। इसमें आप देखिए आर वाई, वाई बी, बी आर, यहाँ पर न्यूट्रल आया, जैसे ही न्यूट्रल आ रहा है वो फेज वोल्टेज हो गया, जहां न्यूट्रल नहीं आ रहा है वो लाइन वोल्टेज हो गया, ठीक है। इट्स ओके। और लाइन फेज करंट्स एंड लाइन करंट भी होंगे। फेज करंट्स मतलब क्या है, इसी आर और एन के बीच में अगर इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे देखिए, मैं जो दिखा रहा हूं वो देखिए आप, देखिए एक तो ऐसा है, इस
इस मतलब N और R के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है ये I, और दूसरा ये जो लाइन में मतलब R से बाहर जो जा रहा है वो। वैसे आप देख के बता सकते हैं कि इसमें और इसमें कोई अंतर तो है नहीं, बिकॉज द सेम करंट विच इज गोइंग आउट विल गो हियर ऑल्सो ना, बोथ आर इन सीरीज। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं ये रब कर देता हूँ, अभी ओपन करके रखता हूँ। तो जो करंट अंदर से जा रहा है वही करंट बाहर भी जा रहा है, ऐसे ही जो करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है वही बाहर भी जा रहा है। जो अंदर का करंट है ये फेज करंट है, क्योंकि इस फेज में मतलब न्यूट्रल और फेज के बीच में फ्लो कर रहा है। और जो बाहर आर के बाहर जो जा रहा है इसको लाइन करंट बोलते हैं। ठीक है, ये आई फेज और ये आई एल, आई लाइन। ठीक है, ये आई फेज और ये आई लाइन, सिमिलरली ये आई फेज और ये आई लाइन। लेकिन यहाँ पर खासियत क्या है कि आई फेज और आई लाइन यहाँ पर स्टार कनेक्शन में सेम है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि वही फेज करंट बाहर लाइन करंट की तरह बाहर जा रहा है, दोनों सीरीज में है। तो स्पेशल केस, इस केस में स्टार कनेक्शन में आपका आई फेज, किसी भी फेज का आई फेज इज इक्वल टू उस फेज का लाइन करंट। आप इसमें भी आर में भी देख लो, वाई में भी देख लो, बी में देख लो, सब में सीरीज सीरीज ही है। तो सब में आपका ये बाय डिफॉल्ट आई फेज और आई एल दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, आई फेज और आई एल सेम हो जाएंगे। लेकिन वी फेज और वी एल, मतलब वी फेज को वी फेज, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेजेस को वी एल, ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग है। और इन दोनों का रिलेशन क्या है वो अभी हम थोड़ी देर बाद बस देख लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं इस थ्री फेज सिस्टम का इम्पोर्टेंस और ये होता क्या है, कैसे होता है, ये मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। अभी तो थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं वैसे थ्री फेज में, लेकिन मुझे लगा कि एक बार थ्री फेज सिस्टम का इम्पोर्टेंस बता दूं मैं आपको, एक बार मैं रफ करके। हाँ, सो थ्री फेज सिस्टम्स, थ्री फेज सिस्टम्स में अभी जैसे मैंने कहा आपके पास तीन फेजेस होंगे, उसको आप दो कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करके आप चलाते हो। लेकिन वैसे इंटरनली थ्री फेज सिस्टम में होता क्या है, जब सिंगल फेज सिस्टम की बात आई तो अगर आपको याद है तो सिंगल फेज एसी सिस्टम में ऐसा होता था। मतलब आप अगर एसी वेव सप्लाई वोल्टेज की बात अगर करें तो वो ऐसे ही होता था, है ना। एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकंड। सो ये क्या है, सिंगल फेज सिस्टम में अगर आप सप्लाई वोल्टेज जैसे वीएस की बात अगर करते हैं, एसी वोल्टेज है, तो वो इस तरह से आपका सप्लाई वोल्टेज आप देख सकते हैं, साइन वेव है, एसी साइन वेव है। हर जगह अभी तक हमने जितने भी बात किया है, जिस एसी सर्किट में भी बात किया, हमारा सोर्स एसी साइन वेव होगा। और क्योंकि सिंगल फेज है तो वही जो है, वही साइन वेव, ऑल्टरनेटिंग साइन वेव आपको मिलता था। और अगर आप फेज और न्यूट्रल की बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फेज और न्यूट्रल होता था, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये न्यूट्रल और ये फेज बनता था, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फेज और ये न्यूट्रल बनता था,
फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में ये उल्टा, इस तरह कंटिन्यूअसली, इसलिए हम इसे ऑल्टरनेटिंग वेव बोलते हैं। कंटिन्यूअसली ऑल्टरनेट होता रहता है ये वाला। अगर ये डीसी होता तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस फिक्स्ड, लेकिन ऑल्टरनेटिंग में ये हमेशा इस तरह से चेंज होता रहता है। ठीक है, ये सिंगल फेज की बात हुई। लेकिन थ्री फेज में होता क्या है, अब तो तीन फेजेस हो गए आपके पास, लेकिन तीन फेजेस होते कैसे हैं यहां पर दिखाने के लिए। तीनों फेजेस जो है, इसका मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। थ्री फेज सिस्टम इज इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री सिंगल फेज सोर्सेस और systems. Interconnection of three single phase sources or systems at 120 degrees phase displacement with each other. ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने यही कहा, अभी मैंने स्टार में भी जब समझाया था, तो इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री सिंगल फेज सोर्सेस, तीनों को कैसे जोड़ते हैं वो मैंने समझा दिया था, है ना। स्टार में तीनों के न्यूट्रल जोड़ के आपने एक कनेक्शन बना दिया और उसको यूज किया करके। लेकिन मेन important point to be noted here is at 120 degrees phase displacement, मतलब तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होना जरूरी है, तभी आप उसको एक थ्री फेज सिस्टम कहते हो। 120 डिग्रीज का क्या वो है, मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 120 डिग्रीज। देखिए, स्पेस, हमारे पास जो स्पेस होता है वो 2 पाई का स्पेस होता है, अगर आप जानते हो 360 डिग्रीज का स्पेस है हमारे पास। ठीक है, उस 360 डिग्रीज में हम अगर सिंगल फेज है तो इसमें कोई फेज डिस्प्लेसमेंट फेज की बात ऐसे अलग से नहीं करेंगे, हर फेज का एक फेज वैल्यू होता है। बट जब हम थ्री फेज की बात करते हैं तो 360 डिग्रीज को हम थ्री फेजेस में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 360/3, दैट इज 120 डिग्रीज। तो हम ये कोशिश करते हैं कि एक फेज अगर ऐसा है तो दूसरा फेज हम ऐसे, मतलब ये 120 डिग्री बाद, और तीसरा फेज हम ऐसे आर वाई पी, एक और 120 डिग्री बाद। तो आप आपस में आप ये सब देखेंगे, सबका जो फेज डिफरेंस है 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस तरह हम हमारे पास जो स्पेस है उसको हम थ्री फेजेस में जब डिवाइड करेंगे तो फेस टू फेस का डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री हमें मिल सकता है। इसीलिए हम इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री सिंगल फेज सोर्सेस करते हैं, बट स्पेशली एट 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट विद ईच अदर। इस तरह से आपका एक थ्री फेज सिस्टम बनता है। तो अब आपको करना क्या है, इससे आपको ये समझ में आ गया, लेकिन वैसे इसमें क्या होगा, ये अगर आर फेज है फॉर एग्जाम्पल, और आर फेज को आप रेफरेंस फेज मान लीजिए, जैसे हम हमेशा करते हैं ना, एक रेफरेंस फेज है, तो वो आर फेज अगर ये मान लीजिए, तो वाई, आर के बाद वाई का जो फेज है वो आर वाई, वाई का जो फेज है 120 डिग्री के फेज डिफरेंस, मतलब आर के बाद अगर ये 90 है तो 120 यहाँ कहीं होगा, तो 120 पर आपका वाई फेज स्टार्ट होगा, है ना। देखिए, ये आपका वाई है, और बी, फिर y के 120 बाद, मतलब r के 240 के बाद, ये 180 हुआ और ये 270 हुआ, तो यहाँ पर बीच में कहीं होगा। देखिए,
अब आप देखिए, अगर आप एक कंप्लीट साइकिल की बात अगर करते हैं, एक कंप्लीट साइकिल देखिए, वैसे ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक थ्री फेज साइन वेव, थ्री फेज सिस्टम का वेव फॉर्म का डायग्राम है ये। इसमें आर फेज देखिए, एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पर हो गया, तो आर फेज के एक साइकिल में वाई फेज और बी फेज वैसे तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो फेज डिफरेंस में है, लेकिन अगर हम साइकिल की बात करते हैं तो ये पीछे भी तो जा सकता है। ऐसे 120 है ना, तो ऐसे ये वाला और ऐसे ये वाला। अब देखिए, अब देखिए अगर आर का एक क्लोज्ड यहाँ तक वो खत्म हो गया ना, तो आर जहां से खत्म हो रहा है उस बीच में अगर मैं देखूं तो आर का एक खत्म हो गया, वाई भी खत्म हुआ है, लेकिन वाई का एक मतलब जीरो से लेके यहाँ तक नहीं, बल्कि जहां से शुरू हुआ देखो, देखिए जहां से शुरू हुआ वहीं तक मैंने खत्म किया। और वैसे ही बी फेज भी देखिए, बी फेज भी ऐसे शुरू हुआ है और यहाँ पर खत्म हुआ, वहीं पर, वहीं से शुरू किया वहीं पर खत्म किया। आप एक बार घर में ये बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कोई मतलब कठिन नहीं है बिल्कुल ये। मैंने तो बहुत सिंपली यहाँ ड्रॉ कर लिया है, देख देख सकते हैं आप। तो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। फर्स्ट थिंग आपको करना क्या है, फर्स्ट एक आर फेज ड्रॉ करिए, एक अच्छा सा दो वेवफॉर्म्स मतलब दो साइकिल्स बनाइए या एक साइकिल बनाइए, आपकी मर्जी है। आर फेज ड्रॉ करने के बाद आर से आप नाप के 120 वाई, 240 बी, तो आर से 120 के बाद वाई शुरू करिए, 240 के बाद बी शुरू करिए, और जहां आर खत्म हो गया वहां पर लाइन खींच के आप बंद कर दीजिए, ताकि एक साइकिल में पता चल जाएगा। लेकिन आपको लगेगा कि वाई और बी तो इनकम्प्लीट है अभी, तो वो इनकम्प्लीटनेस जो भी है वो इस तरफ कंप्लीट कर रही है, पीछे की तरफ, क्योंकि ये साइकिल है। आप यहाँ कंप्लीट करेंगे या यहाँ कंप्लीट करेंगे उससे बीच में एक बार कट गया है, आई डोंट नो कहाँ पर कटा है। तो मैं ये कह रहा था कि ये तीनों फेजेस जो है आप लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं। एक बार मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ, कोई कठिन नहीं है ये। तीन फेजेस आपके, अगर हम सिंगल फेज की बात करते हैं, देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये आर फेज है और ये एक फेज का है, ठीक है। अब ये आर फेज के बाद हमारा बी फेज शुरू, सॉरी वाई फेज शुरू होगा, वो 120 पर है, 120 यहाँ पर, तो ये ऐसे शुरू होगा, ऐसे। तो ये मैंने यही बंद कर दिया और इसको साइकिल के हिसाब से यहाँ से शुरू करके ऐसे मैंने दिखा दिया, ठीक है। आगे मैं बढ़ा के ऐसे दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं इसी साइकिल में ऐसे दिखा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो आर वाई हो गया ये। अब बी, बी आपका शुरू होगा यहाँ के, यहाँ से पहले ऐसे, ऐसे, ठीक है। आगे यहाँ पर दिखाने के बदले में मैंने यहीं से, देखो ये मैंने बहुत ही मतलब टू द पॉइंट मैंने नहीं किया है, मैंने बिल्कुल मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट तो नहीं किया, बट परफेक्ट है ये एक तरह से। दिखाना तो परफेक्ट है, ये देखिए, एक ये ऊपर थोड़ा, ये नीचे, ये थोड़ा नीचे, अगर ऐसे देखें तो ये बिल्कुल एक से एक बराबर होना चाहिए था, वो चीज मैंने नहीं दिखाया। बट अदरवाइज मैंने जो डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाया वो बिल्कुल थ्री फेजेस का बिल्कुल सही डायग्राम है, आर वाई बी।
और मैंने कहा कि ये इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री सिंगल फेज सोर्सेस एट 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने वही बताया, यहाँ पर आर फेज को मैंने रेफरेंस मान लिया जो कि 0 से शुरू हो रहा है। तो वाई फेज जो है मेरा 120 डिग्री, आर के 120 डिग्री बाद मेरा वाई फेज शुरू होगा, और उसको मैंने कंप्लीट किया। फिर बी आर के 240 या वाई के 120 के बाद यहाँ से शुरू होगा, और उसको मैंने फिर से वो भी कंप्लीट करके। तो अगर मैं फेज वोल्टेजेस की बात करूं तो वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन के बीच में फेज डिफरेंस कैसे रहेगा? वी आर एन मेरा रेफरेंस फेज होगा। याद रख लीजिए, थ्री फेज सिस्टम में वी आर एन इज माई रेफरेंस वेव फॉर्म और रेफरेंस फेजर। सिंपली याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी आर एन इज माई reference phasor. So you can see that if VRN is my reference at angle 0 degrees, VYN is minus 120 because हम 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट से ही जोड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट फेज जो है 120 पीछे रहेगा, और BN VBN उसके बाद वाला 240 पीछे रहेगा, लेकिन माइनस 240 या प्लस 120 बात एक ही है। तो इसलिए ये VBN प्लस 120 हो गया। आर यू फॉलोइंग? ठीक है, तो ये मेरा थ्री फेज सिस्टम का एक थोड़ा सा वो है कि थ्री फेज सिस्टम कैसे रहता है। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि हम थ्री फेज सिस्टम्स क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, थ्री फेज सिस्टम्स क्यों यूज कर रहे हैं, तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, फॉर सेम पावर, देखो जनरेटिंग स्टेशन से आपके घर तक पावर तो ट्रांसमिट हो रहा है। फॉर सेम पावर, अगर सेम पावर ट्रांसमिट करने के लिए आप सिंगल फेज और थ्री फेज यूज करेंगे, तो थ्री फेज जो है सिंगल फेज जो है एक्सपेंसिव होगा, और थ्री फेज जो है लेस एक्सपेंसिव होगा। क्या मतलब है? अगर आप सपोज एक्स अमाउंट ऑफ पावर को जनरेटिंग स्टेशन से आपके घर तक लाना चाह रहे हैं, और आपके पास दो ऑप्शन है, सिंगल फेज सिस्टम के थ्रू आप ला सकते हैं, थ्री फेज सिस्टम के थ्रू ला सकते हैं। तो सिंगल फेज सिस्टम से लाना एक्सपेंसिव होगा, पैसे ज्यादा खर्च होंगे। क्यों? क्योंकि भाई उतना ही पावर लाने के लिए सिंगल फेज सिस्टम में आपके मोटे मोटे तार की जरूरत पड़ेगी, है ना। सिंगल फेज में आपका एक फेज और एक न्यूट्रल है, तो सब कुछ सारा लोड एक ही फेज पे है, तो उस फेज पर उस तार पर लोड ज्यादा होगा, तो उस तार का जो मोटापा है वो ज्यादा होगा, और जितना साइज ऑफ कंडक्टर, जो तार हम बात कर रहे हैं, वो जितना साइज बढ़ता जाएगा उतना कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो सिंगल फेज सिस्टम एक्सपेंसिव है। थ्री फेज में आप क्या कर रहे हैं? आप वही पावर तीन फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब लोड जो है तीन फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो फेज वायर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका साइज कम हो जाएगा, लॉसेस भी कम होंगे, एफिशिएंसी बेटर होगा। तो इन सबको देखकर आपका इकोनॉमी जो है एक्सपेंसिव नहीं होगा, लेस कॉस्ट होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा है। और दूसरी बात, सिस्टम मतलब सर्किट, आप फॉर सेम पावर आप कौन सा सर्किट यूज करना चाहते हैं, सिंगल फेज सर्किट या थ्री फेज सर्किट? ट्रांसमिशन सर्किट आप ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन सर्किट आपका सिंगल फेज या थ्री फेज यूज करेंगे तो सिंगल फेज वाला एक्सपेंसिव होगा, थ्री फेज वाला लेस कॉस्टली होगा। ठीक है, और सिमिलर इसमें आप अगर फॉर सेम पावर अगर आप जनरेटर की बात करते हैं, क्योंकि जनरेट भी तो करना है ये पूरा, भाई ट्रांसमिशन तो वहां से यहाँ लाने की बात हुई, लेकिन वहां जनरेट भी तो करेंगे आप, है ना। तो जनरेटर का भी अगर आप कॉस्ट निकालेंगे, जनरेटर में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सिंगल फेज जनरेटर, एक थ्री फेज जनरेटर। तो सेम सिंगल फेज जनरेटर इज अगेन एक्सपेंसिव,
ठीक है, एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली ज्यादा है। थ्री फेज इज लेस कॉस्ट। ठीक है, सिंगल फेज का भी जनरेटर आप ले सकते हो, थ्री फेज का भी जनरेटर ले सकते हो। मतलब आप देखिए, जनरेट करने से आपके घर पहुंचाने तक आप सिंगल फेज यूज कर सकते हैं और थ्री फेज भी यूज कर सकते हैं, और दोनों में अंतर यही है कि एक्सपेंसिव सिंगल फेज हुआ और थ्री फेज लेस एक्सपेंसिव या लेस कॉस्टली हो गया। ये आपका सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम यूज करने का। ठीक है, ये मेजर एडवांटेज हुआ। अब एक बार हम स्टार कनेक्शन में चलते हैं। मेरे हिसाब से ये तो हो गया है, स्टार कनेक्शन में चलते हैं कि अगर हम एक स्टार कनेक्शन की बात करें, आर वाई पी, ये आपका न्यूट्रल है, ये एन है। अब देखिए, ये स्टार कनेक्शन का है। ठीक है, थ्री फेज सोर्स, इसमें तो मैंने सोर्स दिखाया तो सोर्स है, अगर मैं ये लोड दिखाऊंगा तो लोड होगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आर वाई बी, ये तो इसके लिए फिर आपका ये भी फिक्स्ड है, स्टार कनेक्शन में भी आपका ये तो नहीं बदलेगा, क्योंकि फेज वोल्टेजेस आर ऑलवेज 120 डिग्रीज विद ईच अदर, वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन। ठीक है, 0 120 प्लस 120 ये सब। अब रही बात लाइन वोल्टेज की। लाइन वोल्टेज के लिए आप ये देख सकते हैं कि वी आर वाई को आप क्या लिख सकते हैं। आप देखिए, जस्ट सी कि वी आर वाई को आप क्या लिख सकते हैं, वी आर और वाई, है ना। आप देखिए, वी आर वाई, कैन आई राइट इट लाइक दिस, वी आर एन, इज इट और नॉट, वी आर एन प्लस वी एन वाई, डू यू एग्री विद दिस और नॉट। V R Y can be written as V R Y. V R Y can be written as V R N plus V N Y. I think this is very simple. KVL की बात हो रही है, Kirchhoff voltage law, simple Kirchhoff voltage law. This voltage VRY is equal to VRN plus VNY. I think इसमें कोई गलत नहीं है। VRY phasor is equal to VRN plus VNY. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो यू कैन अगेन जस्ट लेट मी रिमाइंड और लेट मी रिपीट इट। वी आर वाई ये क्या है, ये लाइन वोल्टेजेस है। तो मैं लाइन वोल्टेज एक बार लिख लेता हूँ। वी लाइन मतलब लाइन वोल्टेज क्या क्या है, वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर। हमें इन तीनों का सीधा सीधा पता है कि वी आर एन एंगल 0 ले लिया हमने रेफरेंस। तो वी वाई एन नेक्स्ट फेज आपका -120, नेक्स्ट फेज आपका +120। लेकिन इनके बारे में अभी नहीं पता, तो इसलिए इनको डिराइव कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो वी आर वाई डिराइव कैसे करते हैं, वी आर वाई इज नथिंग बट वी आर एन, वी आर वाई केवीएल, सिंपल। तो टोटल वी आर वाई, आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज है वो दैट इज इक्वल टू वी आर एन प्लस वी एन वाई। ठीक है, सिमिलरली यू कैन राइट वी वाई बी एज वी वाई एन, you see VYB, VYB is nothing but VYN plus VNB, है ना, VNB। और सिमिलरली VBR भी आप लिख सकते हैं,
VBR is equal to VBN plus VNR. So you can see that each line voltage is nothing but sum of two phase voltages. आप देखिए VRY, first one, VRY is nothing but VRY is a line voltage. आप देख सकते हैं कि VRY आपका यहाँ पर ऊपर ऊपर है, ये लाइन वोल्टेज है, और VRY is equal to VRN plus VNY. तो VRN is one phase voltage, VNY is another phase voltage. अच्छा, आपको लग सकता है VNY क्या क्या है? VNY, can I write it like this? प्लीज आप देख लीजिए, VNY को अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो इसको प्लस करके माइनस ऑफ VYN भी तो लिख सकता हूं, प्लस VNY जो है मैं उसको माइनस VYN तो लिख ही सकता हूँ ना, क्योंकि जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट किया है और कुछ नहीं है, दोनों सेम ही तो होंगे। तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ऐसे अगर लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस के बदले में मैं माइनस में ये भी लिख सकता हूँ, VRN माइनस VYN। ठीक है, कोई गलत नहीं है, मैं जस्ट फेजर्स का वो यूज कर रहा हूँ, फेजर्स का। ठीक है, YN इससे पहले क्या था, प्लस VNY था, उसके बदले VNY विल बी इक्वल टू VYN माइनस के साथ। ठीक है, क्योंकि देखो NY मतलब ये है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, NY के हिसाब से। लेकिन जब मैं YN ले लूंगा तो क्या कर रहा हूँ, मैं रिवर्स वोल्टेज ले रहा हूँ। तो रिवर्स वोल्टेज मतलब हमेशा माइनस के साथ होता है, तो ये ऐसे भी ले सकता हूँ। तो अब देखिए, मेरे पास ऑलरेडी RN है और YN है, RN है YN है। अब मैं लाइन वोल्टेज को मेरे पास जो दो वोल्टेजेस अवेलेबल है उसी के हिसाब से मैं ले सकता हूँ। अब इसमें भी देखिए, VYB के लिए VYN तो है ही मेरे पास, लेकिन VNB नहीं है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, VBN के हिसाब से लिखूं, तो माइनस V एक फेज के लिए आपको समझ में आ गया, तीनों फेज के लिए सेम है। अच्छा, तो अब देखिए, हर लाइन वोल्टेज आप दो फेज वोल्टेज से आप कर सकते हो, और ये आपको यहां से मिल जाएगा। आप समझ गए? तो अगर ये समझ में आ गया तो फर्स्ट लेट अस डू इट फॉर वन फेज, मतलब वी आर वाई फाइंड करेंगे। वी आर वाई कैसे फाइंड करोगे, वी आर एन और वी वाई एन, वी आर एन और वी वाई एन। अच्छा, अब एक बार इस डायग्राम को मैं हटा के मैं एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और फेजर डायग्राम में मैं ये दिखाऊंगा कि वी आर एन और वी वाई एन और वी बी एन। देखिए, ये फेजर डायग्राम क्या बता रहा है, वी आर एन ये एंगल 0 है, इसको रेफरेंस मान लो, वी वाई एन इसके रेफरेंस में -120, ये -120 हो ही गया, और वी बी एन +120, मतलब इधर से +120 या इधर से -240। आप समझ गए, ये मेरे तीनों फेज वोल्टेजेस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम का, जिसमें मैंने तीनों फेजेस दिखा दिया यहाँ पर, वी आर एन, वी वाई एन और वी बी एन। तो ये तीनों फेज वोल्टेजेस हो गए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फेज वोल्टेजेस का आपके पास फेजर डायग्राम रेडी है। अब मुझे क्या चाहिए, लाइन वोल्टेज चाहिए। लाइन वोल्टेज के हिसाब से देखिए, मुझे वी आर वाई कैसे मिलेगा, वी आर एन में से मैं अगर वी वाई एन सब्ट्रैक्ट करूं, है ना, यही तो दिखा रहा है यहाँ पर, वी आर वाई मुझे कैसे मिलेगा, वी आर एन में से फेजर्स का है, ये जो जो भी चल रहा है ये फेजर का चल रहा है, तो वी आर एन माइनस
वी वाई एन करना है। वी आर एन तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, अब माइनस वी वाई एन चाहिए। माइनस वी वाई एन का मतलब क्या है, अगर ये प्लस वी वाई एन है तो ये माइनस वी वाई एन आएगा मेरे पास। देखिए ये मेरा माइनस वी वाई एन, ये तो आप जानते ही हो, सब लोग समझते हो ना, है ना। अगर प्लस वी वाई एन मेरा नीचे आता है, ये प्लस वी वाई एन है, तो माइनस वी वाई एन इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ऐसे माइनस वी वाई एन आएगा। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस इजीली। अब मेरे पास दोनों वेक्टर्स फेजर्स आ गए, वी आर एन ऊपर आया और माइनस वी वाई एन यहाँ पर भी आ गया। अब इन दोनों को मैं वेक्टर सम करूंगा, मतलब वी आर एन को माइनस वी वाई एन से जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वी आर वाई मिलना चाहिए। तो अब मैं इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो वेक्टर सम कैसे करते हैं आप लोग, ऐसे है ना सिंपल, ये इसके पैरेलल में और ये ऐसे, तो ये मेरा वेक्टर में ये मेरा वी आर वाई आ गया। ठीक है, देखिए क्लियरली, सो दिस इज माई वी आर वाई नाउ, दिस इज माई वी आर वाई नाउ। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। वी आर एन और वी वाई एन दोनों वेक्टर्स का जो वेक्टर सम है, ये क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल वेक्टर सम जो भी होता है ना, वो वेक्टर सम में आप क्या करते हो, अगर दो वेक्टर्स को सम करेंगे तो आई थिंक ये होता है वी आर एन स्क्वायर प्लस वी वाई एन स्क्वायर, है ना, प्लस 2 VRN, मैग्नीट्यूड के साथ है, यहाँ पर साइन नहीं लेना है, सारे मॉड्यूलस ले रहा हूं मैं। टू मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ एंगल थीटा, इन दोनों के बीच में, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये क्या है, ये ऐसे दो वेक्टर्स के सम का रिजल्टेंट है। ऐसे ही आप करते हो, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, आप देख लीजिए। तो ये थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू, वी आर एन और माइनस वी वाई एन। तो वी आर एन और माइनस वी वाई एन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये कैसे पता चलेगा आपको, देखो अगर इन दोनों के बीच में 120 है और वी वाई एन और माइनस वी वाई एन के बीच में कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ऑपोजिट है ना एग्जैक्टली exactly। और ये पूरा अगर 180 है तो इन दोनों के बीच में आपका सिर्फ 60 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 60, समझ गए ना सब लोग। तो थीटा इज इक्वल टू 60 इन दिस केस, हमें इन दोनों के बीच में ही चाहिए। ठीक है, ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 60 अगर हम रखेंगे, और दूसरा यहाँ पर हमारे एजम्पशंस बढ़ जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं अब, हम ये आर एन और वाई एन हम कंसिडर करेंगे कि वी आर एन इज इक्वल टू वी वाई एन इज इक्वल टू वी बी एन, ऑल फेज वोल्टेजेस आर सेम एंड इक्वल टू वी फेज। ठीक है, ऑल फेज वोल्टेजेस आर सेम एंड इक्वल टू वी फेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर ए बैलेंस्ड सिस्टम, बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम। हम अभी अपने सहूलियत के हिसाब से हम एक बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम कंसिडर करके हम एज्यूम कर रहे हैं कि तीनों के वैल्यूज, बैलेंस का मतलब सारे वैल्यूज सेम है, सारे फेज वोल्टेजेस सेम होंगे, सारे लाइन वोल्टेजेस सेम होंगे आपस में। इट्स नॉट दैट कि ये और वो सेम नहीं है, मैं कह रहा हूँ सारे फेज के वैल्यू सब सेम, वी आर एन इक्वल टू वी वाई एन इक्वल वी बी एन इक्वल वी फेज। सिमिलरली वी आर वाई इज इक्वल टू वी वाई बी इज इक्वल टू वी बी आर, ये सब लाइन वोल्टेज है ना, ये सब वी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए वी आर वाई जो है वो आपको वी आर एन स्क्वायर मतलब वी फेज स्क्वायर, वी फेज स्क्वायर प्लस वी फेज स्क्वायर प्लस 2 वी फेज इंटू वी फेज इंटू कॉस 60,
देखिए ऐसे मिलेगा, है ना। सबको वी फेज लिख दिया ना हमने, आर एन को वाई एम को, आर एन और वाई एम को। तो इसके हिसाब से आपको आगे क्या मिलेगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर वाई इज इक्वल टू, आप सॉल्व करके देख लीजिए, √3 वी फेज मिलेगा आपको। इसका मतलब है वी आर वाई इज नथिंग बट वी एल, मतलब लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। आप देखिए प्रॉपरली, ठीक है। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, मतलब आपको ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है। लाइन वोल्टेज मतलब कोई वी आर वाई का मैग्नीट्यूड, एक लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमेशा फेज वोल्टेज के √3 टाइम्स होगा। ठीक है, ये किसमें है, ये स्टार कनेक्शन है, हम जो भी पढ़ रहे हैं स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो √3 टाइम्स वी फेज होगा, और ये वीएल हो गया। अब रही बात, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, अब एंगल भी तो देखो, क्योंकि एंगल यहाँ से मिलेगा। देखो एंगल कैसे मिल रहा है, आर वाई आपने बना भी दिया है। तो वी आर वाई कहे, अब जब ये 60 डिग्री था पूरा, वी आर एन और वी वाई एन माइनस वी वाई एन के बीच में 60 था, तो बीच में आया है वी आर वाई, कितना होगा फिर, वी आर वाई, वी आर हमारा जो रेफरेंस फेजर है उसके रेस्पेक्ट में 30 डिग्री होगा। ये बीच में जो है, ये पूरा 60 है तो ये बीच में आएगा, एग्जैक्टली हाफ डिवाइड होकर रिजल्टेंट जो भी आएगा, तो वो 30 डिग्री से। इसका मतलब लाइन फेज वी एल लीड्स वी फेज बाई 30 डिग्री। लीड भी तो है, देखिए आप, पहले आ रहा है वी आर वाई, पहले आ रहा है पहले, तो 30 डिग्री पहले ही आ रहा है, समझ गए। वी आर एन से वी आर वाई पहले ही 30 डिग्री पहले ही आ रहा है, तो इसलिए वी एल लीड्स वी फेज बाय 30 डिग्री। तो ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट आउटकम है अभी आज के डिस्कशन का। दो मैंने बॉक्सेस बना दिया, एक है मेरा वी एल, जो भी मैंने यहाँ पर बनाया है वी एल इट लीड्स वी फेज बाय 30 डिग्री, और नीचे का जो भी मैंने बनाया वी एल, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स वी फेज। ठीक है, तो हम पहले से यही कहते आ रहे हैं कि मेरा वी आर एन ये रेफरेंस हुआ, ठीक है, ये रेफरेंस हुआ, तो इसके रेफरेंस में मेरा वी आर वाई क्या आएगा, वी आर वाई मेरा, देखिए प्रॉपरली मैं यहाँ लिखना शुरू कर रहा हूँ। वी आर एन अगर एंगल 0 है तो वी आर वाई लीड्स बाय 30 डिग्रीज, तो ये 30 डिग्रीज प्लस होगा इससे, भाई यही तो रेफरेंस है हमेशा, तो वी आर वाई आपका 30 डिग्रीज प्लस होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। ये अभी एक एक लाइन वोल्टेज का हुआ है वी आर वाई का, ठीक है, एक लाइन वोल्टेज का हुआ है वी आर वाई का। अब हम आगे सेम प्रोसीजर, एक्चुअली अब एक करने की जरूरत भी नहीं है, सेम प्रोसीजर अगर हम फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट क्या है, वी आर वाई के बदले में वी वाई भी आएगा, वी वाई भी आप इसी तरह बनाएंगे, वी वाई भी आप इसी तरह बनाएंगे, तो वो भी √3 टाइम्स वी फेज ही आएगा सेम, बट द डिफरेंस इज फेजर डायग्राम में डिफरेंस आ जाएगा बस, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है। वी वाई भी आपको ऐसे ही √3 टाइम्स वी फेज आएगा, ठीक है, आर यू फॉलोइंग। तो वहां पर क्या आएगा, अब ये सब मैं अगर हटा दूंगा एंगल्स वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज कर देगा, एंगल बहुत सारे आप लेके देंगे तो, ठीक है। तो अब अगर हम वी वाई बी की बात करें तो वी वाई एन के 30 डिग्री पहले आएगा, क्यों, क्योंकि वी वाई बी है क्या, मैं ये रब करके एक बार नीचे लिख देता हूं, वी वाई बी क्या है, वी वाई बी इज इक्वल टू वी वाई एन माइनस वी बी एन, याद है ना, पहले लिखा था मैंने फिर रब भी कर दिया, है ना, वी वाई बी इज इक्वल टू वी वाई एन माइनस वी बी एन, तो वी वाई एन तो है ही हमारे पास, माइनस वी बी एन कैसे मिलेगा, वी बी एन के ऑपोजिट, ये माइनस वी बी एन है,
ये माइनस VBN है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है VYN और VBN, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आपको एक, ये आपको मिलेगा VYB। आर यू फॉलोइंग? सेम लॉजिक, सेम जैसे VRY निकाला है, मतलब आर फेज में जैसे निकाला है वैसे ही आप अगर देखोगे तो VBN माइनस वाला ये है, क्योंकि अच्छा मैं हो सकता है कि मैंने एग्जैक्टली VBN के बिल्कुल ऑपोजिट में शायद ड्रॉ नहीं किया हो, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट, इट्स नॉट सो टफ टू अंडरस्टैंड इट। तो VBN के एग्जैक्टली ऑपोजिट मैंने माइनस VBN ड्रॉ किया, VYN तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो VYN और VBN के रिजल्टेंट VYB मुझे मिल गया है ना। तो VYB अगर आप फिर से देखेंगे तो VYN के 30 डिग्री पहले है, तो वहां भी लाइन वोल्टेज जो आ रहा है वहां भी वो V फेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है, अपने फेज वोल्टेज से, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस आएगा, क्या आएगा? VYB का जो एंगल है वो किससे 30 डिग्री लीड कर रहा है? VYN से लीड कर रहा है, लेकिन VYN ऑलरेडी अपने रेफरेंस वोल्टेज जो VRN है उससे कैसे है? 120 लैग कर रहा है, -120। तो यहां पर क्या आएगा एंगल? VRN के हिसाब से हमें एंगल सारे लिखने हैं सबके, तो VYB ऑलरेडी VYN के 30 डिग्री लीड कर रहा है, और VYN ऑलरेडी VRN से -120 है, तो यहाँ पर +30, सॉरी इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, VBN +30 और -120। VYB जो है VYN के 30 डिग्री लीड कर रहा है, और VYN ऑलरेडी VRN के -120 लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, तो मैंने दोनों मिला के लिख दिया। तो ये हो गया आपका, ये ध्यान से देखिए, VYB +30, क्योंकि ये VYB जो है 30 डिग्री अपने VYN से लीड कर रहा है, अपने फेज वोल्टेज से लीड कर रहा है, तो VYN का लिख दिया। लेकिन VYN ऑलरेडी VRN से -120 है, तो ये पूरा मिला के -90 डिग्री हो गया है, ठीक है। आप देखिए ये मेरे को मिला है कि नहीं, देखिए एग्जैक्टली ये देखिए, VRN से अगर देखोगे तो 90 डिग्री मिल रहा है कि नहीं, पीछे लैग कर रहा है, तो -90 तो हुआ, तो देखिए करेक्टली भी आ गया यहाँ पर डायग्राम में भी। VRN ऊपर है तो VYB जो है वो 90 डिग्री है VRN का, और क्योंकि क्लॉकवाइज आप देखेंगे कि ये लैग कर रहा है तो -90 तो होगा पीछे, तो -90 आ गया यहाँ पर, ये -90, ठीक है। इज इट ओके? सॉरी। नेक्स्ट ऐसे ही आप अगर VBR की बात भी करेंगे, सब दिखा देंगे यहाँ पर। VBR मतलब VBN सॉरी, तो बीच में एक बार कट गया था, जो भी हुआ मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो यू कैन सी दैट अभी हमने क्या किया था, VBR लास्ट वाला, VBR इज VBN माइनस VRN, ये हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है। तो VBR इज इक्वल टू VBN माइनस VRN, और VBN और VRN के हिसाब से अगर देखें तो VBN और माइनस VRN, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है तो यहाँ पर ऐसे VBR का आएगा, VBR, ठीक है। VBR आपको मिल गया है। अब ये VBR VBN से 30 डिग्री लीड कर रहा है, सेम, ये दोनों किसी भी फेज या लाइन के लिए बदलेंगे नहीं, ये दोनों तो वैसे ही रहेंगे, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बॉक्स में जो लिखा है वो तो वैसे ही रहेंगे, बट फाइनली जब आप एंगल लिखेंगे तब थोड़ा सा फर्क आएगा।
तो VBR लीड्स अपना फेज वोल्टेज VBN बाय 30 डिग्री। तो जब आप VBR का एंगल लिखना चाहेंगे तो आप पहले लिखेंगे +30, ठीक है, +30 लिखेंगे। उसके बाद VBN से +30 तो ऑलरेडी है, और VBN ऑलरेडी +120 है आपके VRN से, ये +120, तो दोनों मिला के आपका ये +150 हो गया, ठीक है। ये VBR का एंगल। अब एक बार मैं इन सब को एक इस पे लिखूं, अगर स्टार कनेक्शन के लिए, ये सब मैं स्टार कनेक्शन के लिए कर रहा हूं, फॉर स्टार कनेक्शन। अगर मैं लिखूं तो VRN को मैं ये लिख सकता हूं, VM sin ओमेगा t +0 सिंपली, और VYN को मैं लिख सकता हूं VM sin ओमेगा t -120, ठीक है। इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन के फॉर्म में, याद है ना, हम हर साइन वेव को हम लिख सकते हैं ना, याद है ना, ये जब मैंने 3 फेज डायग्राम वेव फॉर्म ड्रॉ किया तो मैंने 3 साइन वेव ड्रॉ किया, एक VRN, एक VYN और एक VBN टाइप की। तो उन्हीं साइन वेव की इक्वेशन है। फर्स्ट वाला रेफरेंस वेव है तो 0 डिग्री एंगल फेज एंगल पे रहेगा, VYN -120, देन VBN +120, VM साइन ओमेगा t +120, और उसके बाद आपके लाइन वोल्टेज आ गए। इन तीनों को आप वी फेज बोल सकते हो, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये तीनों जो है आपके फेज वोल्टेजेस हैं, और बैलेंस सिस्टम ले रहे हैं तो तीनों को हम इक्वल टू वी फेज कर सकते हैं। ये भी वी फेज, वी फेज, वी फेज, ठीक है, मैग्नीट्यूड और इसके हिसाब से फेज एंगल तो फर्क रहेगा। फिर आप VRY अगर लेंगे, VRY लेंगे तो VM साइन ओमेगा t +30, याद है ना, ये वाला +30, इसलिए +30 लिया, इसके हिसाब से +30 हो गया, इसके हिसाब से 30 डिग्री लीड कर रहा है। देन V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t -90 हो गया। देखिए ये -90 को इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, और उसके बाद VBR को भी हम लिख सकते हैं VM साइन ओमेगा t +150, VBR +150, ठीक है, ऐसे। तो ये तीनों आपके लाइन वोल्टेज हो गए, ये तीनों आपके लाइन वोल्टेज हो गए VL। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, VL इज इक्वल टू √3 V फेज, ठीक है। इसका मतलब VRY इज इक्वल टू √3 टाइम्स VRN, और VYB इज इक्वल टू √3 टाइम्स VYN। मतलब ये मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूं, और VBR इज इक्वल टू √3 टाइम्स VBN, यही है इसका मीनिंग। एक लाइन वोल्टेज अपने फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स हुआ, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, IL इज इक्वल टू आई फेज स्टार में, ये भी हमने पहले ही, सबसे पहले ही बता दिया था मैंने कि IL और आई फेज दोनों सेम है, स्टार्टिंग में याद है, सीरीज में है ना, लाइन वैल्यू और फेज वैल्यू दोनों सीरीज में है, तो इसलिए IL इज इक्वल टू आई फेज फॉर स्टार कनेक्शन, और VL इज इक्वल टू √3 टाइम वी फेज फॉर स्टार कनेक्शन। ये पूरा फॉर स्टार कनेक्शन है कंप्लीटली, ठीक है। आई होप नाउ इट इज क्लियर फॉर यू एटलीस्ट। मुझे जो स्टार कनेक्शन के बारे में बताना था वो पूरा हो गया। अब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग या नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेल्टा कनेक्शन के बारे में यही चीज पढ़ेंगे, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन के बारे में आप चाहो तो मैं 2 मिनट ये छोड़ दूंगा यहाँ पर, अगर कुछ नोट करना है, कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आपको ये दिख जाएगा, आई थिंक
अब क्लियर है सब कुछ। आप देखिए चाहिए तो। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर है बिल्कुल। ओके, मैं अभी 2 मिनट बाद आई विल डिस्कनेक्ट एंड आई विल वो कर दूंगा, मतलब क्लास ऑफ कर दूंगा। ठीक है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, या फिर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे आपके पैरामीटर्स हैं स्टार कनेक्शन के लिए। ऐसे ही हम डेल्टा का भी करेंगे। डेल्टा का भी ऐसे हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। डेल्टा में भी हम सबके वोल्टेज और उनके एंगल्स, फेज और लाइन सब निकालेंगे, और सबके ऐसे ही हम बनाएंगे। फिर वोल्टेज और करंट्स के रिलेशन डेल्टा में भी निकालेंगे। लेकिन डेल्टा में ये एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएंगे। डेल्टा में क्या होगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल हो जाएगा, और लाइन करंट और फेज करंट के बीच में √3 का रिलेशन आएगा। ये एग्जैक्टली ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे डेल्टा में। वो हम देखेंगे डेल्टा के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम वो ही देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।